यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे आप सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कोई कंटेंट डिस्कस नहीं करने वाले हैं, माफ कीजिएगा। ना तो आज की क्लास में हम लोग कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, ना ही आज की क्लास में हम लोग कोई रिवीजन करेंगे, ना ही आज की क्लास में हम लोग कोई एमसीक्यू करेंगे। तो सर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो हमारा? जब आप पढ़ा तो रही नहीं हो तो फिर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? आज की क्लास के अंदर हम एक ऐसे बात के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसकी वजह से आपका जेआरएफ नहीं होगा। सर ये क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। कुछ ऐसे पॉइंट है जो ये लास्ट मोमेंट पे चीजें अराइज होती है और उसकी वजह से जो है वो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। उसके पीछे के रीजन है कुछ, वो रीजन आज की क्लास में डिस्कस करने आए। और मोर और लेस 100 में से जो है वो 100 ही बच्चे, ऐसा नहीं बोलूंगा 99% नहीं, 100 में से 100% बच्चे जो है वो इस सिचुएशन को जो है वो फेस कर रहे हैं। सभी बच्चे जो आज की डेट में तैयार, देखो जो बच्चा तैयारी ही नहीं कर रहा, जो सिर्फ जिसका मेन टारगेट ये है कि मुझे तो बस पेपर के अंदर जाके बैठना है, ठीक है ना, मेरा कोई एम नहीं है अभी फिलहाल, मैं तो अगली बार देखूंगा, मैं तो सिर्फ पेपर जो है वो देखने के लिए जा रहा हूं कि पेपर कैसा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो इस पेपर को क्रैक करने के लिए शुरू से लेकर तैयारी पे लगे हुए हैं और इस लास्ट मोमेंट पे जो है वो जिनका दिमाग एकदम खराब हो चुका है कुछ चीजों की वजह से। कुछ चीजें ऐसी अराइज जो है वो हो रही हैं जिनकी वजह से माइंड जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया है और डिस्ट्रैक्शन की और सबसे मेन बात क्या है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और तुम्हें पता भी नहीं है। ये सबसे बड़ा मेन चीज है। अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता और तुम्हें पता होता तो तुम उसको सही कर लेते, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम का ही ना पता तो तुम सॉल्यूशन कहां से ढूंढोगे? तो वही जो हिडन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट ढह जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन करने आया हूं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये, आप किसी चीज के बारे में किसी पर्सन को राय तब दे सकते हैं अगर आपने उस चीज को खुद ने प्रैक्टिकली जो है उसको क्या किया है, आपने फेस किया, या प्रैक्टिकली वो सिचुएशन आपने देखी हो और आप उस सिचुएशन से निकले हो। तो अगर मैं मेरी बात करता हूं तो मैं 2 बार जेआरएफ, 2 बार मैंने पेपर दिया, 2015 में, 2017 में, दोनों बार जो है वो मेरा जेआरएफ है। एक बार 65.14% से और एक बार मेरा 72% से जो है वो जेआरएफ हुआ। दोनों सिचुएशन के अंदर चाहे मेरी तैयारी कितनी अच्छी थी, चाहे मेरी तैयारी बेकार थी, फर्स्ट टाइम के अंदर मैंने सिर्फ 70% सिलेबस करके गया था, सेकंड टाइम में 100% करके गया। जब 100% सिलेबस किया तो भी ये सिचुएशन को मैंने फेस किया और जब 70% करके गया तो भी ये सिचुएशन को मैंने फेस किया। और आज अगर मैं उसको बैठ के एनालाइज करता हूं तो मुझे पता चलता है कि उसमें क्या चीज जो हमको जो है इस लास्ट मोमेंट के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो क्या है। और सबसे मेन बात क्या, वो चीजें कुछ ऐसी अराइज होंगी, आप उसके अंदर ऐसे उस जाल के अंदर फंस जाओगे और उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वहां पे फंसे हुए हो। आपको लगेगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में हो रही है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं होता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह जो है वो क्या है, तो 3 ऐसे पॉइंट है जो मैंने यहां पे ढूंढे हैं और जो चीजों को मैंने खुद ने फेस किया। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखे और आप प्लीज इस लास्ट मोमेंट पे ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये आखिरी के 10 से 15 दिन, 20 दिन जो होते हैं ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक बात सुनिएगा मेरी, एक टीम मान लीजिए कोई टीम थी, एग्जांपल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, और वर्ल्ड कप हुआ और वो जो है सारे मैच जीतती आई, सारे के सारे स्टार्टिंग से मैच जीतती आई और लास्ट में फाइनल में आके जो है वो क्या हो गई, हार गई। और एक टीम है, टीम इंडिया, शुरू में कुछ मैच हारी जीती और कैसे ना कैसे करके फाइनल पहुंची और फाइनल में जाकर के उसने ऐसा प्रिपरेशन किया, ऐसा वहां पे परफॉर्मेंस दिया और वर्ल्ड कप जीत गई। तो लोग किसको याद करेंगे? ऑस्ट्रेलिया को, जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बढ़िया करती आई और आखिरी में जाके जो फेल हो गई। या लोग याद करेंगे इंडिया को, कि लोग ये नहीं याद करेंगे कि बैकेट पे क्या था, लोग करेंगे भाई रिजल्ट क्या निकल के आया। वो सबसे मेन फैक्टर है। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन इस मूवमेंट पे आके, ये जो लास्ट के 15 दिन 20 दिन है, यहां पे आके जो है तैयारी एकदम से खराब हो जाती है। रीजन क्या है उसके? रीजन क्या है? आप जिन चीजों के अंदर आप फंसे हुए हैं उस चीजों को पहचाने। ये बहुत ज्यादा खराब चीजें हैं, इसकी वजह से आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप एक ही बात को कोसोगे, या तैयारी तो बहुत किया लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया। और फिर आप बाद में जो है वो कोसोगे, अपने आप को कोसोगे कि यार कहीं ना कहीं मेरी कमी रही होगी। आप किस्मत को कोसोगे कि यार किस्मत ही खराब है, लेकिन ऐसे एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। बात यह है कि आज के टाइम पे आप लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट है और आप अकेले नहीं हो, सारे के सारे डिस्ट्रैक्ट है। तो अगर ये डिस्ट्रैक्शन में आप फंसे रहे तो आपका जेआरएफ नहीं आएगा। तो अब मैं मुद्दे के ऊपर आता हूं डायरेक्टली, जो है वो मुद्दा जो है वो क्या है, आइए देखते हैं एक बार के लिए। आपने थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज पढ़ाई तो है नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसे जेआरएफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन, सबसे मेन बात तो ये ना, ऐसे जेआरएफ नहीं होगा तो दो तरीके हैं, या तो आप बैठ जाओ भाई जेआरएफ तो होना नहीं है, सर ने बोल दिया बात खत्म करो। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि रीजन बताओ क्यों नहीं होगा, और हम उस रीजन को जो है वो क्या करेंगे, वो पता तो चले कम से कम कि कारण क्या है, ताकि हम जो है वो क्या कर सके, प्रिकॉशन ले सके, ताकि हम जो है उसको क्या कर सके, रेमेडियल एक्शन उसके ऊपर जो ले सके, ताकि वो जो रीजन है उनको हम दूर कर सके, ताकि हमारा जेआरएफ जो है वो क्या सुनिश्चित हो।
6 महीने से 1 साल से आप पीछे जो है वो तैयारी करते आ रहे हो। पिछला पेपर नवंबर के अंदर जो है वो हुआ, उसके बाद से आप जो है वो लगे हुए हो, और आप देखिए जून आ गया, और जून की आज 12 तारीख हो गई है, और आप तैयारी पे लगे हुए हो, और आप शुरू से यही तैयारी करते आ रहे हो कि यार पेपर होगा, पेपर इस बार जो है मुझे क्रैक करना है। जब आप स्टार्टिंग में जो एम लेके चले, वो एम आज भी आप परस्यू कर रहे हो उसको, तभी तो आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप परस्यू ना करते तो तैयारी ना करते। लेकिन बात यह आपकी प्रिपरेशन में जो है वो अब थोड़ी सी कमी आ गई है। उसके रीजन क्या? 3 रीजन, थोड़ा फोकस कीजिएगा। आप एनालाइज करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली में 3 रीजन है जिनकी वजह से दिक्कत हो रही है। सबसे पहले जो है वो क्या? पहला रीजन अगर मैं बात करता हूं, पहला रीजन जो है वो है कंफ्यूजन। एक एक करके सबके ऊपर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला रीजन जो है वो तो क्या है जी? मेरा कंफ्यूजन। हम कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज को जो है वो लेकर के परेशान है कि जो हमने पढ़ा क्या पता उसमें से पेपर आएगा, और जो हमने पढ़ा क्या पता उसमें से कुछ भी ना आए, क्या पता बाहर से आ जाए। और अगर पेपर बाहर से आ गया, जो हमने पढ़ा वो नहीं आया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आजकल तो ये हो रहा है सर, जो हम पढ़ के जाते हैं ना, वो भी हमसे ढंग से अटेम्प्ट नहीं हो पाता। रीजन बताऊंगा क्यों नहीं हो पाता। तो सर ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और हमको तो ये डर सता रहा है सर, जो हमने कंटेंट पढ़ा है क्या पता उसमें से पेपर पूछा जाएगा, क्या पता नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि थ्रू पेपर जो है वो ऑल ओवर इंडिया का आता है। हाँ जी, और ऑल ओवर इंडिया जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कितनी सारी यूनिवर्सिटी है, और आप अलग किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, मैं किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, और हमारी और आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो क्या है? करिकुलम का फर्क है। आपके वहां पे सिलेबस कुछ और था, मेरे यहां पे सिलेबस कुछ और था। लेकिन अब जो पेपर आ रहा है वो नेशन वाइड आ रहा है, वो सबके लिए एक ही आ रहा है। तो कुछ कंटेंट ऐसा भी है जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में, मतलब आपने पीजी करते हुए या आपने जो है यूजी करते हुए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए नहीं पढ़ा। और कुछ टॉपिक मेरे लिए भी ऐसे हैं जो मैंने पीजी करते हुए, यूजी करते हुए नहीं पढ़ा, क्योंकि वो मेरे कंटेंट का नहीं था। बात समझ आ रही है? और सिलेबस के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो थोड़ा सा इस तरीके की जो हमने नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन अपने को पढ़ के वो भी जाने, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पुटअप किया जाएगा। तो दिमाग में ये दिक्कत चल रही है इस टाइम पे क्या, कि जो पढ़ के जा रहे क्या पता उसमें से आएगा भी या नहीं आएगा। 2 बच्चों का कल मेरे पास में रात को मैसेज आया, और बोले सर देखो आप जो कंटेंट दे रहे हो हमने पढ़ तो लिया, लेकिन सर हम जो क्वेश्चन सोल्व करने बैठे सर हो नहीं पाते। मैं इतना, मेरा जो है वो माइंड खराब हुआ। मैं बोला यार अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। हमने जो कंटेंट बनाया, थोड़ी सी डिस्कशन करता हूं आपके साथ में। दिक्कत क्या है? सबसे पहले दिक्कत तो ये, इस बात को थोड़ा फोकस करो, फिर मैं बात को कंटिन्यू करूंगा। जो पढ़ा क्या वो सफिशिएंट है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो पढ़ा क्या वो सफिशिएंट है? उसके लिए आप चेक करो प्रीवियस के एमसीक्यूज। मैं मेरी बात करता हूं, किसी और टीचर की बात नहीं करता। इस टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो रही है? बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे टीचर जो यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं और वो कंटेंट करवा रहे हैं, एमसीक्यूज करवा रहे हैं। और क्या होता है, किसी बच्चे ने अगर मान लो किसी और से कोचिंग लिया, और मैंने कोई टॉपिक ऐसा करवाया जो उसके टीचर ने नहीं करवाया, या उसके टीचर ने थोड़ा हल्का करवाया, थोड़ा बढ़िया करवाया, व्हाटएवर जो भी रीजन था, तो उस केस में वो क्या होगा, वो बच्चा जो है वो मेरा वीडियो देखना शुरू कर देगा। और उस केस में होगा क्या, उसका रिजल्ट जो है वो ये निकल के आएगा कि बच्चे के पास जो रिसोर्सेज पड़े वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लाइक अगर मैं मेरी बात करता हूं तो हम लोग जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, और हम लोग जो है बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर अभी मैंने आज सुबह जो है वो इनकम टैक्स का वीडियो डाला, 31 क्वेश्चन मैंने करवाए। अब ये हमारी इनकम टैक्स की बुक है। अब उसमें से एक आधा कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो बच्चा जो है, बच्चे को लगा यार ये तो मेरे कंटेंट में से नहीं है, तो बच्चा जो है वो क्या करेगा, बच्चा दूसरे टीचर का वीडियो देखना शुरू कर देगा। उसकी वजह से करेगा क्या, इस कंटेंट में, ये बुक के अंदर जो आपको सिलेबस दिया हुआ, वो इसको फोकस करने की बजाय, इसको रिवाइज बारी बारी करने की बजाय, इसको ढंग से पढ़ने की बजाय वो अदर कंटेंट के ऊपर जाना शुरू कर देगा। और लास्ट मोमेंट में वो क्या करेगा, जब उसको पूरा फोकस अपने इस टॉपिक पे करना चाहिए, अपनी एक रिवीजन पे करना चाहिए, और उस मोमेंट पे बच्चा जो है वो तैयारी क्या करेगा पता है, बच्चा और वीडियो देखना शुरू कर देगा। लाइक कोई और बच्चे भी जो है वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और फिर माना उनको कंटेंट देखने को मिले, लेकिन जो टाइम उनको रिवीजन के ऊपर डिवोट करना था वो टाइम उनका चला गया। अब मैं मेरे यहां पे बात करता हूं, आप ये देखिएगा, अभी पिछला पेपर हुआ, 3 जो है वो पेपर हुए थे नवंबर में, 25 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का, 25 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट का, और 26 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का। 3 पेपर हुए। उन 3 पेपर के अंदर जो प्रीवियस ईयर, उन तीनों पेपरों में जो क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर डिस्कस करवा रहा हूं। जैसे आज मैंने इनकम टैक्स डाले, इससे पहले मैंने आईबी का डाला था, उससे पहले हमने अकाउंटेंसी और बिजनेस फाइनेंस सारे करे। आप ये देखिएगा, मैंने इस बार जो टैक्स का डाला ना, तो मैंने, आप देखिएगा उसमें नोट कीजिएगा, मैंने वहां पे पेज नंबर भी मेंशन किया कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया। और आपको जान के हैरानी होगी, टैक्स के 31 क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में आए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है बियॉन्ड से वाला, जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे बुक के कंटेंट के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ढंग से अगर अटेम्प्ट करें तो क्या पता वो भी कर जाए। लेकिन आप ये देखिएगा, 31 क्वेश्चन टोटल मिला के इनकम टैक्स के पूछे गए, और एक क्वेश्चन सिर्फ कंटेंट में से नहीं है, बाकी 30 क्वेश्चन एज इट इज जो है वो किताब में से आए हैं, और बच्चा फिर भी फेल होगा।
टोटल मिला के मुझे जो है वो 2.5 साल हो गया पढ़ाते हुए, और 2.5 साल के अंदर ये देखो, ये देख रहे हो 700 प्लस बच्चे हमारे यहां से पास हुए। ये सब वो मेरिटोरियस स्टूडेंट है जिनका इस बार जो है जेआरएफ आया। इसके अंदर जो है वो हमने फोटो लगा रखा है, ये सब वो बच्चे हैं जिनका नेट हुआ इस बार। इस तरह करके 3 अटेम्प्ट के अंदर हमारे जो है वो 700 प्लस बच्चे जो है वो पास हुए। अब 700 प्लस बच्चे पास हुए, लेकिन पेपर तो और भी बच्चों ने दिया था। अब इनमें और बच्चों जो रह गए उनमें क्या डिफरेंस था? यही डिफरेंस था, कुछ बच्चे जिनके पास जो कंटेंट अवेलेबल है उसके ऊपर फोकस ना करके वो इधर उधर भटकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपको जो कोर टाइम है आपका, जहां पे आपको फोकस अपने कंटेंट पे करना है, अपने रिवीजन पे करना है, अपने सिलेबस पे करना है, वहां पे बच्चा जो कोई और चीजें देखना शुरू करेगा और वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो क्या, जो वो शुरू से करते आ रहा था उस चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा, अब चीज नहीं करेगा और उसकी वजह से उसका सिलेबस जो है वो रह जाएगा। आप नोट कीजिएगा, देखिए मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं। हमने इनकम टैक्स की आपको ये किताब दी, इस इनकम टैक्स की किताब में टोटल मिला के मैंने जो है ये लगभग 200 पेज की बुक होगी, और इस इनकम टैक्स की किताब के अंदर ये देखिए 21 जो है वो चैप्टर है। आप सबको मालूम होगा मैं सीए ड्रॉप आउट हूं, सीए फाइनल का पहला ग्रुप मेरा क्वालिफाई, उसके बाद मैंने सीए छोड़ दिया था, और उसके बाद मेरा जेआरएफ हुआ, उसके बाद फिर मैं इसी में ही एंगेज हो गया और वो मैं कर ही नहीं पाया। मेरे 4 पेपर जो है सीए फाइनल के मेरे पेंडिंग है। मेरा ट्रेनिंग हो गया है, हमने पहले इंटर किया, उसके बाद में हमने जो है आईपीसीसी किया, आईपीसीसी करने सीए फाइनल के अंदर 2 पेपर 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप मेरा फर्स्ट ग्रुप मेरा क्वालिफाई है, और सेकंड ग्रुप जो है वो मैंने दिया ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको ये मालूम होगा कि सीए लेवल की जो पढ़ाई होती है और एमकॉम लेवल की पढ़ाई में दिन रात का अंतर है। ये जो किताब हमने आपको प्रोवाइड किया, इस बुक को बनाने के लिए मैंने सारी की सारी जो मैंने सीए फाइनल में पढ़ी ना वो किताबें पढ़ी। आप क्या विश्वास करेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये डायरेक्ट टेक्स्ट का बुक है गिरीश आहूजा सर का, हमने ये पढ़ के जो है वो कंटेंट बनाया। इसके अलावा इसके दो आते हैं वॉल्यूम, हमने दोनों पढ़े हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दुर्गेश सिंह की किताब आती है, ये देख रहे हैं, ये 1800 पेज की बुक है, हमने ये पढ़ा। इसके अलावा हमारे डायरेक्ट टेक्स्ट की जो है विजय सर का बुक आता है, हमने ये पढ़ा। 5 किताबें पढ़ के, 5 किताबें अलग अलग लोकल लेवल की भी हमने एक किताब पढ़ी है, और 4 रिनाउंड ऑथर की बुक पढ़ के हमने एक कंटेंट तैयार किया। अब यहां से अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहां से आएगा? और उस एक क्वेश्चन की वजह से जो पेपर जो आपकी बुक के अंदर नहीं है उसके वजह से बच्चा क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो इधर उधर डोलना शुरू करेगा। और कहीं ना कहीं आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने ना वीडियो के अंदर डाला भी था कि ये क्वेश्चन जो है वो कहां से आया। पूरा का पूरा इनकम टैक्स का बुक पढ़ लीजिए, सारा का सारा पेपर बुक के अंदर से मिलेगा, गारंटी है, मेरा पढ़ के देख लो, समझ रहे हो। लेकिन होता क्या है, बच्चा YouTube पे जाएगा, YouTube पे हमारा वीडियो देखेगा, उसके अलावा कोई और टीचर का वीडियो देखा है, वहां पे अगर कोई कंटेंट उसने जो है अलग से करवा दिया तो बच्चा बोलेगा हाय ये तो मैंने पढ़ा नहीं, पेपर में ये भी आ सकता है, बच्चा वो करना शुरू कर देगा। अरे भैया जो दिया ना उसको कर लो, इसको करके भी 80% नंबर आ जाएगा। सारा कवरेज कर रखा है, 100% नहीं बोलता लेकिन 100% से कम भी नहीं है, समझ रहे हो डिस्ट्रैक्शन क्या है। और ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। अब हमने जो है वो सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया, अब बच्चा इधर उधर डोले जाएगा। अब मैं आपको बात करता हूं, हमने जो है अकाउंट्स करवाया, 36 क्वेश्चन इस बार अकाउंटेंसी के जो है वो आए। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने नोट्स में से नहीं है, लेकिन वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन थे। ये अकाउंट्स ऑडिटिंग का किताब है, आपने अगर नोट किया, आपने क्वेश्चन अगर किया तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन सारे के सारे बुक में से थे। अब दिक्कत क्या है ना, अटेम्प्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो फिर ऐसे ऊपर से पढ़ जाते हो, ढंग से नहीं पढ़ते हो। दिक्कत यही तो है, सबसे बड़ा कंसंट्रेशन का दिक्कत है। आप ये चाहते हो कि हम पढ़ बहुत सारा ले, लेकिन ढंग से आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। अरे अच्छा थोड़ा करो लेकिन ढंग से करो, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। बात सबसे बड़ी ये है, बच्चा इस टाइम पे तो मैं सब कुछ पढ़ लूं, मैं A to Z चीज पढ़ लूं, मतलब बचपन से लेके आज तक जो भी देखा ना मैं सब कुछ पढ़ लूं, नया भी पढ़ लूं, पुराना भी पढ़ लूं, हर चीज मैं कर लूं, लेकिन ढंग से नहीं कर पाता वो। आप पढ़ो, बढ़िया चीज है यार, 100% सिलेबस क्या, आप 110 करके जाओ, जो सिलेबस का पार्ट नहीं है वो भी करके जाओ, लेकिन जो करो वो अच्छे से करो। ये सबसे बड़ा इशू है, कंटेंट का सबसे बड़ा इशू। इस टाइम पे बच्चा जो भटक बहुत रहा है, बच्चा यूट्यूब पे देखे, इतनी सारी चीजें उसको देखने को मिलेगा और वो वहीं पे जो है वो उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा। जिस टाइम पे उसको रिवीजन करना है वो रिवीजन कर नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ा इशू है। जो आपको कंटेंट दिया ना मोर देन सफिशिएंट। आपको मैं दिखाऊं, ये हमारा आईबी का, ये आईबी की बुक है, लगभग शायद 180 एक पेज की है, 160 पेज की किताब है। इस बुक के अंदर इस बार आईबी के टोटल मिला के 28 क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन, सिर्फ सिंगल एक क्वेश्चन था जो आपकी इस बुक में से नहीं है, बाकी सारा का सारा आपका बुक में से है। अब दिक्कत जो है वो क्या है, बच्चा ये तो पढ़ लेगा लेकिन इसको ढंग से ना पढ़ के बच्चा क्या करेगा, अदर चीजें पढ़ेगा, उसके ऊपर कंसंट्रेट ज्यादा करेगा, उसके ऊपर फोकस उसका ज्यादा होगा। अब अगर आप ढंग से नहीं पढ़ के जाओगे ना, क्योंकि पेपर के अंदर बच्चा क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा मूक लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेगा। अरे भाई क्वेश्चन ज्यादा करने से नहीं होगा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं।
क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं कि वही एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएगा। मैं हर बार यही रिपीट करता हूं, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, चीजों को क्लियरिटी जो है उनको लेके आओ, क्लियरिटी को लेके आओ अपने कॉन्सेप्ट के अंदर। तो जितना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा, जितने कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप होंगे, जितने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आप क्या मानेंगे, ये जो हमारा बुक है, ये आपको देखने में लग रहा होगा 160 पेज का किताब है। इस 160 पेज की किताब को पढ़ने में, इसको तैयार करने में, ये मैंने टाटा मैग्रो हिल का बुक आता है चार्ल्स का, हमने ये पढ़ा। इसके अलावा फ्रांसिस का किताब आता है, ये पढ़ा। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड का राकेश मोहन जोशी की किताब आती है, ये हमने पढ़ी है। इसके अलावा हिमालय पब्लिकेशन का पी सुब्बाराव का बुक आता है, ये हमने पढ़ा। चार, और उसके अलावा कुछ हमने नेट से जो आपका लेटेस्ट डेटा है वो सारा हमने वहां से जो वो कवर अप करते हैं। इन 4-5 सोर्सेज से हम कंटेंट इकट्ठा करके फिर जाके जो है ये 160 पेज का किताब जो है कंपाइल होता है, वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो दिया ना बेटा, इस पे पूरा फोकस करो, पूरा बिलीव करो, सब कुछ इसमें से आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं होगा। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी जो है वो क्या है कि इस टाइम पे जो है सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, यूट्यूब हो गया, ठीक है, बहुत सारे इंस्टा हो गया, पता नहीं कहां पे जो है वो क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जो कंटेंट अवेलेबल है ना, जो रिसोर्स आपके पास में अवेलेबल है, आपको उनका 100% जब यूटिलाइजेशन जिस टाइम पे करना चाहिए, आप उनको छोड़ के जो है वो अदर कंटेंट की तरफ भागते हो और उनको करने की सोचते हो, जबकि जो आपको दिया गया है वो आप नहीं करते हो। यही सबसे बड़ा जो है इश्यू है। मैंने आपको फाइनेंस करवाया, ये हमारा फाइनेंस का जो है वो बुक है, बिजनेस फाइनेंस का, हमारी जो है कहां गया, ये हमारा बिजनेस फाइनेंस का बुक है। 16 क्वेश्चन इस बार जो है फाइनेंस के आए और 16 में से सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भी क्या है, उसके अजम्पशंस जो है वो 2 अजम्पशन ऐसे आगे जो इस बुक में नहीं है, बाकी सब यहीं से है। आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाया और आपको मैंने बताया भी, ये देखो ये यहां से इस चैप्टर से आया। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ढंग से नहीं किया। अगर इन्हीं चीजों को प्रॉपरली पढ़ा होता, इन्हीं चीजों को ढंग से किया होता, तो फिर दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कब आती है, जब आपने ये पढ़ तो लिया लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा, और ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर होगा क्या, पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा फिर आप दोष दोगे किस चीज को, है पेपर बाहर से आ गया। और बहुत सारे बच्चे जो इस बार नवंबर में जिनका रह गया, उनके इतने बच्चों के मेरे पास में जो है मैसेजेस आए अब जब मैं ये करवा रहा हूं कि सर अब लगता है कि हमारी बेवकूफी रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे वही थे जो हम अब घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो सर हो रहे हैं, वहां बैठ के नहीं होते। वहां बैठ के क्यों नहीं होते, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है आपका, क्योंकि आपने पहले चीजें ढंग से पढ़ी नहीं है, तभी वो रिकॉल नहीं हो पा रही हैं। पेपर के अंदर जो है, अगर आप पेपर से पहले बढ़िया रिवीजन करके गए, बढ़िया पूरा कंटेंट पढ़ के गए, बढ़िया तरीके से आपने एमसीक्यूज है वो लगाए, फ्रेमिंग आपको पता है, तब बैठोगे तो क्वेश्चन जो है जब आप पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपका रिकॉल होगा। लेकिन यहां पे ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि बच्चा पढ़ तो लेगा इसको, हाँ मैं कर लेता हूं, लेकिन ढंग से नहीं करता तो फिर मारा जाएगा वहां पे। इसीलिए सबसे पहला जो इश्यू जो आ रहा है ना, जो आपके जेआरएफ को रोकेगा, और वो यही है कंफ्यूजन। जो आपके माइंड में इस टाइम कंफ्यूजन है, जो आपका माइंड बारी बारी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इस चीज को लेकर के कि मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, वो सबसे बड़ा इश्यू है। तो आपको जो मैं तो मेरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं एक बार के लिए, जो हमसे पढ़े हैं, जिन्होंने हमसे कोर्स लिया है, जो आपको कंटेंट दिया, आप नोट कीजिए भाई। मैं देखिए हर बार मैं ये बोलता हूं, जो भी मैं बात बोलूंगा प्रूफ के साथ बोलता हूं। इनकम टैक्स 31 क्वेश्चन है इनका, बल्कि मैंने पीडीएफ जो है वो भी मैं सॉल्यूशन के साथ में, कोई और नहीं डालता, हम बल्कि सॉल्यूशन करते हैं और सब कुछ कंटेंट उसमें डालते हैं, और वो सब हम जो है वो पीडीएफ उसका टेलीग्राम पे भी डालते हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देखिएगा, हर एक चीज है। और फिर आप अपनी बुक खोल लीजिएगा और आप मैच कीजिएगा, सब कुछ मिलेगा। वही अकाउंट्स में चेक कीजिएगा, फिनांस में चेक कीजिएगा, आईबी में चेक कीजिएगा। बहुत सारे जो करंट के बच्चे हैं वो ये भी बोल रहे हैं सर अब पिछला पेपर अगर ये आया है तो सर इसमें तो 100 में से 100 ले आएंगे। अब तो यूं लगता है सर हर कोई कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। दिक्कत क्या है, वो बच्चे जो डिस्ट्रैक्शन हो गया, जिनको क्या, जो ये पढ़ने के लिए यूट्यूब पे आए, उन्होंने देखा कुछ चीजें देख के और रिलेटेड वीडियोस आ गई है, उनको देखने लगे, उनको देखते हुए और बहुत सारी अकेडमीज हैं उनके टीचर्स को देखा, उन्होंने कोई कंटेंट करवाया उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। उनके कुछ बच्चे हैं तो उन्होंने हमारे वाला कंटेंट देखा, उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। आप पढ़ो, लेकिन तब पढ़ो जब आपने अपना जो कंटेंट है वो पूरा 100% कर लिया। हमने जो आपको दिया ना भाई, मैं औरों की नहीं बोलता, मैं मेरी गारंटी देता हूं, हमने जो आपको ये सब किताबें जो हमने आपको प्रोवाइड करी हर यूनिट का, चाहे मैं बैंकिंग की बात कर लूं, चाहे मैं अपना लीगल एस्पेक्ट का बात कर लूं, चाहे मैं अपनी जो है वो मार्केटिंग का बात कर लूं, चाहे मैं अपने मैनेजमेंट का बात कर लूं। अब ये 250 पेज की किताब है, इसमें से कंटेंट नहीं आएगा तो भाई कहां से आएगा। चाहे मैं एनवायरमेंट का बात कर लूं, चाहे मैं बात करूं अकाउंटेंसी का, चाहे मैं बात करूं टैक्स का, चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, चाहे पेपर 1 का, हर एक टॉपिक को करने में हमने पूरा रिसर्च किया। बढ़िया से बढ़िया चीज हमको लगता है वो हमने कंपाइल करके दिया। आप प्रॉपरली उसके ऊपर फोकस करें भाई,
वो करके जाओगे तो सब हो जाएगा। अगर इसको आप पढ़ के तो जा रहे हो लेकिन ढंग से नहीं पढ़ के जा रहे हो ना, लाइन पढ़ लिया और चले गए, नई बात बनेगी। लाइन को समझना पड़ेगा, चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तभी बच्चे कई बार मेरे को बोलते हैं कि सर आप तो जो है वो लाइन टू लाइन पढ़ाते हो, सर बच्चों की तरह पढ़ाते हो। अरे भाई वो जरूरी है, वो जरूरी इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में एक लाइन से क्वेश्चन उठ के आ गया और वो लाइन का अगर मतलब आपने अगर अपेरेंटली उसको पढ़ लिया था और आपने उस जो है वो ढंग से नहीं पढ़ा, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, आपका क्वेश्चन रख जाएगा। इसीलिए मेरी ये आदत है हमेशा कि मैं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड जो है वो चीजों को क्लियर करता हूं, हर एक टॉपिक का मीनिंग जो आपको मैं बताता हूं। तभी मैं बोल रहा हूं जो आपको दिया मोर देन सफिशिएंट है, अगर ये करके जाएंगे 100% आपका रिजल्ट आएगा। यार ये जो स्टूडेंट जो पास हुए ना, ये कौन है भाई? ये तुम्हारे तो भाई बंधु है। ये आप जो करंट में बहुत सारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उनके तो भाई बंधु हैं, आपके सीनियर होंगे या आपके रिलेटिव होंगे, कोई ना कोई होगा। आप इनसे पूछिए एक बार कि आप कैसे पास हुए। हर कोई ये बोलेगा कि जो भी मैं पढ़ के गया मैं अच्छे से पढ़ के गया। मैंने कभी भी ये नहीं कि मान लीजिए मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे दौड़ पीछे छोड़, वो काम नहीं करना। आगे दौड़ो लेकिन पीछे वाले भी साथ में लेके चलो, कैरी ऑन करो। जो पहले पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से और भी क्लियर करो। जब आपको लगता है कि हाँ ये सब बढ़िया है तो उसके बाद में आप आगे प्रोसीड करो। दिक्कत जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है और इसकी वजह से रिजल्ट रुक जाएगा। तो आप पूरा फोकस जो आपको कंटेंट मिला हुआ है, चाहे आपने मेरे से पढ़े तो मेरी किताबें और किसी और से पढ़े हो तो उनकी किताबों के ऊपर पूरा फोकस करें, पूरा उनके ऊपर रिलाय करें। और जो भी टीचर, देखिए मैं तो ये बोलता हूं जो भी टीचर पढ़ाता है ना, मैं तो मेरी बात करता हूं भाई, हम जी जान लगा देते हैं, जी जान अपनी पूरी की पूरी लगा देते हैं। आप कई बार वीडियो में देखते हो हमारी आंखें चसी रहती हैं क्योंकि हमको चीजों को पढ़ने में, आपको सिंप्लीफाइड वे में देने में बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है हमको पढ़ने में। लेक्चर को प्रिपेयर, जो लेक्चर कई बार ऐसा होता है ना, हम आधे घंटे में आपको प्रिपेयर, कोई आधे घंटे का लेक्चर हमने आपको डिलीवर कर दिया, उस लेक्चर को कई बार प्रिपेयर करने में 4-4 घंटे लग जाते हैं। अभी भी कितने साल हो गए हमको पढ़ाते हुए, अभी भी वक्त लगता है क्योंकि जब तक खुद को ये नहीं लगता ना, मैं मेरी बात करता हूं, जब तक मुझे खुद को नहीं लगता कि हाँ ये चीज मैं इससे और अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा सकता, तब तक मैं डिलीवर नहीं करता। जब मुझे लगता है कि ये मेरी इंतहा हुई है कि हाँ ये चीज इस तरीके से डिलीवर करूंगा कि मुझे भी समझ में आ रहा है, तो फिर मैं वहां पे आके जो है वो लेक्चर को डिलीवर करता हूं। तो कोई भी टीचर वो अपने एंड पे सब कुछ बढ़िया कराता है। मैं ये नहीं बोलता आप औरों का मत पढ़ो, आप अगर आपने कहीं और से कोचिंग लिया तो आप उनका पढ़ो, अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो जो कंटेंट अवेलेबल है उसके ऊपर फोकस थोड़ा ज्यादा रखो। ये बात पहला। दूसरा जो इश्यू है ना वो क्या चल रहा है, इस टाइम पे बच्चा एक्सेसिव फोकस जो है वो कर रहा है किसके ऊपर, एमसीक्यूज पे। बच्चा बस ये पीछे पड़ा हुआ है कि मैं एमसीक्यूज कर जाऊं, एमसीक्यूज कर जाऊं, एमसीक्यूज कर जाऊं। लेकिन मैं हर बार एक बार बोलता हूं, एमसीक्यूज आपको करवाने के पीछे जो मेन एम है दैट इज द आपको अंडरस्टैंड करवाना स्ट्रक्चर, क्वेश्चन का फ्रेमिंग आपको अंडरस्टैंड करवाना कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ ये चीज हम आपको जो है वो अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज को करवाने के पीछे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि भाई मैं ये, कोई भी टीचर अगर ये बोले ना कि ये एमसीक्यू कर लो यही आएंगे पेपर में, नहीं आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैं खुद मेरी बोल रहा हूं, अगर मैंने आपको एक यूनिट के 250 क्वेश्चन मैंने करवाए पिछली बार, क्या मैं ये बोलूंगा कि पूरा उस कंटेंट उसमें से आएगा? नहीं। 250 क्वेश्चन अगर मैंने मान लो आपको आईबी के 250-300 क्वेश्चन मैंने आपको अकाउंट्स के, 200 क्वेश्चन मान लो मैंने आपको बैंकिंग के करवाए, उसके पीछे का मेन एम ये था कि मैं आपको स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर यही क्वेश्चन आएंगे तो फिर तो हम तो ज्ञाता हो गए भाई, हम ही पेपर सेटर हैं, फिर तो हमारे जो भी बच्चे होंगे सारे के सारे पास होंगे। ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यूज के ऊपर आप फोकस आप तब करें जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझ गए? बच्चा क्या करे इस मूवमेंट में, बच्चा आगे पता क्या करेगा, इस टाइम पे बच्चा जो है सब पढ़ाई को आग लगा देगा। बच्चा बोलेगा हटाओ सारी पढ़ाई, मैं तो बस एमसीक्यूज करूंगा, मैं प्रीवियस करूंगा, मैं एक्सपेक्टेड करूंगा, बात खत्म हो गया। अरे प्रीवियस या एक्सपेक्टेड आप तब कर पाओगे, पेपर में तब कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी तो क्या है, आप कर रहे हो, सॉल्यूशन आपके सामने है, तो आप अंदाजा भी लगा लोगे हाँ, और अगर नहीं भी हुआ तो भी आप कहोगे, देख लोगे और देख के बोलोगे हाँ ठीक है। पेपर के अंदर सॉल्यूशन नहीं होगा, पेपर में खुद का माइंड लगाना पड़ेगा। आपके कॉन्सेप्ट जो है ना, जो बिल्डअप आपने किए हुए हैं पहले से पढ़ के, वो आपके वहां पे काम आएंगे। तो इसीलिए जो आज के टाइम पे जो आप अपना पूरा फोकस एमसीक्यूज पे कर रहे हैं, भैया मत करो। ऐसे नहीं बोले कि एमसीक्यू मत करो, करो फ्रेमिंग समझने के लिए करो, लेकिन एक्सेसिव उसके ऊपर ही जो है अपना पूरा फोकस करना, रिवीजन से हट जाना, कंटेंट से हट जाना, मैं मानता हूं ये बेवकूफी है। तो आप एमसीक्यूज कीजिए। एमसीक्यू को करने के पीछे बस एक बात समझिए, भाई मेरा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो रहा है और मुझे यह समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किए जा सकते हैं, क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसा है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सिर्फ आपको वहां से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। बट
एक्सेसिव रिलाई कर लेना कि बस मैं तो एमसीक्यू करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, नहीं। बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि आपको लास्ट के 15-20 दिन में तो नया कुछ भी नहीं करना चाहिए, पुराना पुराना बस रिवाइज करो और एमसीक्यू के ऊपर फोकस करो। अरे एमसीक्यू पे फोकस, फिर वही बात आ गया यार, जब बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आता वो एमसीक्यू करके कर क्या लेगा। मेरा हमेशा से जो है वो एक मोटो रहा है, मैं ये बोलता हूं पेपर में जाने से 1 मिनट पहले तक भी अगर कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है ना भाई, वो पढ़ के जाओ। अगर सिलेबस नहीं किया तो पहले सिलेबस करके जाओ पूरा। सिलेबस अगर करके जाओगे तो एमसीक्यू अपने आप हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता, आप किताब ही 4 पढ़ के गए, 10 में से 4 सब्जेक्ट पढ़ के गए और एमसीक्यू 10 के 10 के करके वहां पे जाके क्या करोगे? उनमें से कोई एमसीक्यू है तो आप सोल्व कर लोगे, अनलेस आप कर ही नहीं पाओगे। और अगर मान लो आप एमसीक्यू नहीं करके गए, अगर आप कंटेंट पूरा पढ़ के चले गए, सिलेबस पूरा करके चले गए, देन फिर आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। तो अपना पूरा ध्यान, जो आज की डेट में जो बहुत सारे बच्चे जो अपना पूरा फोकस सिर्फ एमसीक्यूज पे कर रहे हैं, मैं बोलूंगा कि आप उसके ऊपर कम करो। अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो 15 में से 1 से 1.5 घंटा सिर्फ एमसीक्यूज करो, बाकी पूरा टाइम अपने ऊपर डिवोट करो, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिवीजन करो बारी बारी। रिवीजन से क्या होगा, चीजें रिकॉल हो जाएंगी। फिर तीसरी दिक्कत सबसे बड़ी क्या, बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा और सिलेबस नहीं कर रहा, पार्शियल सिलेबस करके जा रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अभी तो भाई जो जितना हो गया हम तो सिर्फ उतना ही करेंगे, हम तो सर 8 यूनिट करेंगे, बाकी 2 हम छोड़ के जाएंगे। अरे 2 छोड़ के जाओगे, हर यूनिट का ना एक पंगा है, मेरी बात समझना। कोई भी अगर हम यूनिट की बात करते हैं, मान लो किसी यूनिट से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 10 में से क्या, 10 में से 4 क्वेश्चन आते हैं इजी। ये एक्चुअल में मैंने नोट की हुई बात है। 10 क्वेश्चन अगर मान लो, जैसे एग्जांपल मान लो टेक्स्ट में से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, 10 में से 4 क्वेश्चन आएंगे इजी, 4 क्वेश्चन आएंगे आपके टफ और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके मॉडरेट लेवल के, जो आप जो है अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ के आए हो तो आप इनको सोल्व कर सकते हो। अब अगर आपको यूनिट मान लो आप टेस्ट छोड़ के चले गए, तो ये 4 क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी लेवल के थे, ये भी तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो? चलो ये तो तुमसे होने नहीं मान लो, लेकिन ये 4 क्वेश्चन जो इजी लेवल के थे ना, ये भी तुम्हारे चल जाएंगे अगर आप सिलेबस छोड़ के जा रहे हो। और ये बात ध्यान रखना, अगर आपको रिजल्ट जो है वो 100% श्योर चाहिए ना, तो आपको सिलेबस भी 100% जो है वो करके जाना पड़ेगा। ये बात समझ जाना आप। अगर आपको सिलेबस अगर कम करके जाओगे तो भैया रिजल्ट भी कम आएगा। ये बात ध्यान रखना, इफ यू प्रिपेयर हाफ अर्ली देन यू गेट द रिजल्ट हाफ अर्ली। ये बात समझ जाना इस बात को। और अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे 100% के लिए, देन यू गेट द 100% रिजल्ट। वो बोलते हैं ना, जो चमेली नील था, नेपोलियन हिल सॉरी, उसका जो है एक डायलॉग था, वो बोला करता है हमेशा, बी मोर टू गेट मोर। मतलब अगर ज्यादा चाहिए तो उसके लिए ज्यादा करना भी पड़ेगा। आपको नेक्स्ट स्टेज पर अगर जाना है तो उसके लिए आपको स्टेप भी उठाना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। एक ही जगह पे खड़े खड़े सिर्फ अगर सोचते रहेंगे, बात नहीं बनेगा। तो इसीलिए 100% सिलेबस करके जाओ, छोड़ के कुछ मत जाओ। ये सब मिथ है कि आखिरी टाइम पे जो है बस कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुराने वाले को रिवाइज। भाई पुराने आपको एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, पुराने वाले का रिवीजन भी साथ साथ होता है और नया भी करके जाओ। मैं मेरी बोलता हूं 2017 के अंदर जो है मेरे साथ के और जो लोग थे, कोई 8 सब्जेक्ट करके गया, कोई 6 सब्जेक्ट पढ़ के गया, लेकिन मैं तो मेरा पूरा कंटेंट पढ़ के गया। आखिरी लेवल पे भी आप विश्वास नहीं करेंगे, संडे को हमारा पेपर था और संडे को सुबह भी एक टॉपिक जो मुझे लगता था कि यार ये मैंने छोड़ दिया, मैं वो भी करके गया और किस्मत लगाइए मेरा वही को उसमें से एक क्वेश्चन आ गया और मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया। अब मैं कैसे बोल दूं कि नहीं करके जाना चाहिए? भाई आपको एक ऐसा जो है वो टाइम टेबल बना के चलना है कि आप रिवीजन के पे भी फोकस करें और साथ में आप नया भी पढ़ के जाए, छोड़ के मत जाना। छोड़ के जाओगे तो आप ये समझ जाओ, अगर आप प्रिपरेशन ही 100% नहीं करके जा रहे हो तो रिजल्ट 100% कभी भी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना? तो कंटेंट पूरा पढ़ के जाए, एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर आप काम करें, लेकिन तब करें जब आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया से बिल्डअप हो गए हैं, ठीक है? और साथ में सबसे मेन बात जो है वो ये डिस्ट्रैक्शन, ये चीज कि मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, जो है उसको अच्छे से करो, बात बन जाएगी, ठीक है ना? तो ये आपको मैंने बता दिया और इस चीज को ना तुम नोट करना और तुम्हें खुद का एहसास होगा, हाँ सर ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये मैं गारंटी देता हूं हमेशा, भाई ये जो कंटेंट हमने तैयार किया ना, आप क्या विश्वास करेंगे, अब ये कितने सारी किताबें, अब ये सब किताबें कौन पढ़ता है भाई? आप लोगों के। हम तो हमारा पेपर बात होगा, लेकिन हमने अच्छी चीज हमने प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना? अगर मैं एज ए लीडर के तौर पे अगर आज सामने हूं, अगर मैं आपको आज की डेट में लीड कर रहा हूं, तो भैया मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। और वो कैपेबिलिटी सिर्फ ऐसे नाम शोहरत ऐसे नहीं बनती। ये 1,40,000 लोग जो हमारे यूट्यूब पे जुड़े, ऐसे नहीं जुड़े। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं इस तरीके से नहीं देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं फेथ है हमारे ऊपर कि सर ने जो चीज पढ़ा रहे हैं, सर जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, सर जो एमसीक्यू दे रहे हैं, तो उनमें कोई ना कोई बात होगी। ये 700 बच्चे जो पास हुए इस तरीके से पास नहीं हुए हैं। तो ये सब करने के पीछे बहुत मेहनत लगती है। आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं ये नहीं बोल रहा कि औरों की मत पढ़ो, आप उनसे अगर आप
कहीं और कोचिंग लिया, अब भाई उनके ऊपर पूरा रिलाई करो, पूरा फोकस करो उनके ऊपर, वो जो उन्होंने जो कंटेंट दिया उसके ऊपर भी काम करो। अगर वहां से आपको लगता है वो मेरा हो गया तो आप हमारे वाला भी पढ़ो, हम भी रिवीजन वीडियो कितना देते हैं आपको, आप उससे आपको हमारा कंटेंट का अंदाजा हो जाएगा, हम एमसीक्यूज भी करवाते हैं, आप वो करो, प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी, वो 3 आपको मैंने मेन कारण जो है वो बता दिया, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। फोकस अपना जो है अपने टॉपिक के ऊपर रखें, आपका जो सिलेबस है उसको प्रॉपर्ली जो पूरा करें, प्लस में आपका जो रिवीजन है अच्छे से रिवीजन करें, और फिर एमसीक्यूज में थोड़ा थोड़ा करते रहे ताकि आपका फॉर्मेट जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है ना। और ये काम नहीं करना कि आगे दौड़ पीछे छोड़, मतलब आगे आगे वाला करते जाओ पीछे वाला से भूलते जाओ, फिर फायदा क्या हुआ पीछे वाले का, ठीक है ना। फिर आगे वाला करने का भी फायदा नहीं क्योंकि पीछे वाला रह गया, और पीछे वाला अगर भूल गए तो फिर फायदा क्या, वो जो पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट किया था वो सब तो रह गया आपका। तो इसीलिए पीछे वाला भी कैरी ऑन करना है, आगे वाला भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो रिवीजन बढ़िया तरीके से करना है, पेपर में जाने से पहले कम से कम 5 से 6 बार जो है एक एक सब्जेक्ट को जो है वो रिवाइज करके जाओ, बात बन जाएगी। ओके जी सर, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ में, तैयारी बढ़िया तरीके से करते हैं। और जो आज की डेट में ये चल रहा है ना, पेपर कब होगा पेपर कब होगा, तो पेपर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब पेपर का डेट आ गया, और फिर तुम्हारा दिमाग और भी खराब होगा। तो इसलिए ये मान के चलो कि 25 तारीख को तुम्हारा पेपर है और तैयारी पे लगे रहो, ठीक है ना। और ये जो दिक्कत है इनको थोड़ा सा फोकस करना, मुझे कंसर्न है आप लोगों का, मैं ये चाहता हूं कि आप सबका जो है वो रिजल्ट पॉजिटिव आए, सभी जो है सभी बच्चों का जेआरएफ हो, या जिस बच्चे का जो एम है उसका वो एम के अंदर जो है वो अपना सक्षम बने, वो उसको जो है वो क्वालिफाई करे। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन जो है इसको दूर करना पड़ेगा, तो जाके आप 100% जो रिजल्ट है उसको सुनिश्चित कर पाओगे। ओके जी सर, चलो ये था आज का हमारा टॉपिक कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके जेआरएफ को रुकावट कर सकती हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा काम कीजिएगा। बाकी अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ एमसीक्यूज जो है और भी डिस्कस करेंगे, और कुछ हम जो है वो रिवीजन वीडियोस भी लेके आएंगे। ओके जी सर, तो ध्यान दीजिए इन सब बातों के ऊपर। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।